स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बंगाल में अपने एमएलए को पार्टी छोड़ने से उड़ी बीजेपी की नींद, ममता के दौरे से और बढ़ी टेंशन। एक और बड़ी अपडेट, नोएडा में धरना देने पहुंचे 125 किसान अरेस्ट। टिकैत के भाई बोले हम भी दोषी, मोदी और योगी को दिया था वोट। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गाँव में लगाए गए बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर रोक के पंफलेट, विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का भी फैसला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपा को भरोसा पंजाब चुनाव में तालिबान के कारण खूब चलेगा राष्ट्रवाद का मुद्दा, अनुसूचित जाति से होगा सीएम का चेहरा। एक और बड़ी अपडेट, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा यूपी चुनाव के बाद केंद्र नेतृत्व और विधायक करेंगे मुख्यमंत्री का फैसला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में नीतीश को पीएम मटेरियल बताए जाने वाले बयान पर घिरे कुशवाहा। एक और बड़ी अपडेट, टीम वसुंधरा के इस कदम से राजस्थान बीजेपी में मचा घमासान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल में अपने एमएलए को पार्टी छोड़ने से उड़ी बीजेपी की नींद, ममता के दौरे से और बढ़ी टेंशन। दरअसल दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद से अब तक 3 एमएलए को पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में जाने से बीजेपी बंगाल इकाई में खलबली मच गई है। इसमें से 2 विधायक को पिछले महीने के आखिर में 1 दिन के अंतराल पर पार्टी छोड़कर टीएमसी में जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि विधायकों को टूटकर जाने को लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। गुरुवार को बीजेपी के सांसद और पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्र महासचिव राजू बिष्ट ने सिलीगुड़ी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। खास बात यह है कि बैठक ऐसे समय में हुई जब इसी 5 सितंबर से टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल का 5 दिवसीय दौरा शुरू करने जा रही हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ममता बनर्जी की इस यात्रा के दौरान कई बीजेपी विधायक तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्र महासचिव राजू बिष्ट ने बीजेपी विधायकों को टूटकर तृणमूल में शामिल होने की संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि उत्तर बंगाल में हमारे 29 विधायक हैं, हम सब एक साथ और कोई भी तृणमूल में शामिल नहीं होने जा रहा है। चलिए अगली खबर, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा यूपी चुनाव के बाद केंद्र नेतृत्व और विधायक करेंगे मुख्यमंत्री का फैसला। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम आने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़े जाने की बात कहते हुए उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री का फैसला केंद्र नेतृत्व और निर्वाचित विधायक करेंगे। बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 2022 में उनकी भूमिका को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा है कि वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन 2022 में उनका दायित्व अध्यक्ष से कम नहीं रहेगा। साथ ही मौर्य ने दावा किया है कि बीजेपी 2022 में 300 का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा है कि इस आंकड़े को पार करने में मुझे कोई संशय दिखाई नहीं देता है। हम ये मानते हैं कि 2022 के चुनाव और 2024 के चुनाव एक दूसरे के सहायक सिद्ध होंगे, इसलिए 2022 के चुनाव में बीजेपी का कार्यकर्ता जी जान लगाकर लड़ेगा और बीजेपी को जिताएगा। उन्होंने कहा है कि जैसे ही जनता ने हमें 2014, 2017 और 2019 में आशीर्वाद दिया, उसी तरह 2022 में भी किसी विरोधी दल के बहकावे में आए बगैर फैसला करेगी। चलिए अगली खबर, मोदी सरकार तालिबान को आतंकी संगठन मानती है या नहीं, ओवैसी ने कहा रुख स्पष्ट करे केंद्र। दरअसल दोस्तों, पिछले दिनों कतर की राजधानी दोहा में तालिबान नेता के साथ भारत के राजदूत की मुलाकात को लेकर राजनीति गर्म होती जा रही है। तालिबानी नेता से मुलाकात को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। बता दें कि ओवैसी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताते हुए तालिबान के आतंकी संगठन होने को लेकर भारत सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। बता दें कि पिछले दिनों दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद से भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बातचीत का प्रस्ताव तालिबान की तरफ से ही आया था। इस बैठक में भारत ने अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षा और वापसी और अफगानिस्तान की जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने को लेकर चर्चा की। बता दें कि अब AIMIM नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। उन्होंने सरकार पर तालिबान से छिप कर मुलाकात करने का आरोप लगाया है और कहा है कि भारत को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वो तालिबान को आतंकी संगठन के रूप में देखता है या नहीं।
साथ ही ओवैसी ने कहा है कि सरकार क्यों शर्मा रही है, ये पर्दे के पीछे से छिप छिप कर मुलाकात क्यों हो रही है। देश की सुरक्षा के मसले में केंद्र सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो तालिबान को आतंकी संगठन मानता है या नहीं। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि हमारा सवाल है कि मोदी सरकार जो केंद्र की सत्ता में है उसका तालिबान पर क्या रुख है, आप उनको आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं? अगर मानते हैं तो क्या भारत सरकार उन्हें यूएपीए लिस्ट में शामिल करेगी या नहीं? चलिए अगली खबर, नीतीश को पीएम मटेरियल बताए जाने वाले बयान पर घिरे कुशवाहा। दरअसल दोस्तों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की पटना में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भले ही जातीय जनगणना कराने सहित कई अन्य मामलों को लेकर प्रस्ताव पास किए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जेडीयू के नेताओं द्वारा नीतीश को पीएम मटेरियल बताए जाने वाले बयानों की रही। हालांकि इस बयान को लेकर जेडीयू के नेता अब खुद फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बयान को लेकर नाराज बताए जाते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते हुए ये भी कहा था कि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। इसी तरह जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते हुए बयान दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि रजक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बयान को लेकर जब रजक में भेदभाव की बात सामने आई तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपनी सफाई देनी पड़ी। बता दें कि जेडीयू के एक नेता ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बताते हुए कहा है कि इस बयान से नीतीश कुमार खुद नाराज हैं। सूत्र कहते हैं कि जेडीयू जातीय आधार पर जनगणना के मुद्दों पर भाजपा पर दबाव बना रही थी, लेकिन पीएम मटेरियल के बाद जातीय जनगणना का मुद्दा दब गया। वैसे इस बयान को हवा देने वाले कुशवाहा भी इस बयान को लेकर अब चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश भी इस मुद्दे को समाप्त करने को लेकर मंगलवार को खुद कह चुके हैं कि पार्टी की मीटिंग में नेता लोगों को जो मन में आता है वो बोल देते हैं। चलिए अगली खबर, टीम वसुंधरा के एक और कदम से राजस्थान में बीजेपी में मचा घमासान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के बाद अब राजस्थान बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों ने अब टीम वसुंधरा के नाम से राजस्थान में नया संगठन खड़ा कर दिया है। बता दें कि जयपुर में बाकायदा दफ्तर भी खोल दिया गया है। बता दें कि टीम वसुंधरा का मकसद 2023 में वसुंधरा राज्य को सीएम बनाना है। हालांकि इस गठबंधन में राज्य के नजदीकी कई बड़े चेहरा शामिल नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि पार्टी ने किसी को भी अलग मंच या संगठन चलाने की इजाजत नहीं दी, इससे वसुंधरा राज्य की ही छवि खराब होगी। खुद राज्य को ये देखना चाहिए। बता दें कि जयपुर में टीम वसुंधरा राज्य के दफ्तर का उद्घाटन हुआ। जयपुर के सांगनौर में टीम वसुंधरा राज्य का एक प्रदेश सतरे दफ्तर खोला गया। दफ्तर के अंदर लगे पोस्टर में वसुंधरा राज्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राज्य की मां विजय राजे सिंधिया की तस्वीर है। चलिए अगली खबर, भाजपा को भरोसा, पंजाब चुनाव में तालिबान के कारण खूब चलेगा राष्ट्रवाद का मुद्दा, अनुसूचित जाति से होगा सीएम का चेहरा। दरअसल दोस्तों, पंजाब चुनाव में भाजपा अब तक श्रोमणी अकाली दल के साथ मैदान में उतरती रही है। इसके हिस्से में केवल 23 सीट आती थी, लिहाजा पंजाब में उसकी बड़ी साख दांव पर नहीं है। फिर भी पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी। भाजपा को उम्मीद है कि पंजाब के बॉर्डर के इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के कारण राष्ट्रवाद का मुद्दा अन्य मुद्दों पर भारी रहेगा और उसे यहां अच्छी सफलता मिल सकती है। वो अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर श्रोमणी अकाली दल और बसपा के गठजोड़ की काट खोजना चाहते हैं और गरीब किसानों को साथ लेकर किसान आंदोलन की नाराजगी कमजोर करना चाहते हैं। बता दें कि भाजपा का अनुमान है कि अफगानिस्तान में तालिबानी कट्टरता के कारण लोगों की आतंकवाद के प्रति नाराजगी बढ़ेगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में जिस प्रकार से परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके कारण लोगों में आतंकवाद के एक नए दौर की वापसी का अंदेशा सता रहा है। पंजाब देश के उन चंद राज्यों में से एक है जिसमें आतंकवाद का सबसे ज्यादा सामना किया गया है।